Hello friends, welcome to my YouTube channel. And once again, this video is for class 9th students. And for your kind information, this is the second part of my first chapter, French Revolution. Those who haven't visited yet still my first part, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फर्स्ट पार्ट की सारी डिटेल्स डाल दी है, so that you guys can easily access my first video. सो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये 9th क्लास का है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई वांट टू से टू यू गाइस, इफ यू गाइस रियली लाइक माय वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज डू शेयर माय चैनल एंड प्लीज लाइक माय वीडियो. सो मूविंग फर्दर, हु वाज लुईस 16? ओके, व्हाई लुईस 16? मैंने लुईस 16 को क्यों इंक्लूड किया? लास्ट वीडियो में हमने जितनी भी चीज़ें देखी कि हाउ ही डिवाइडेड द ईस्ट स्टेट मेंबर्स, फर्स्ट ईस्ट स्टेट, सेकेंड ईस्ट स्टेट एंड थर्ड ईस्ट स्टेट. तो क्या हुआ जब ये ट्रेजन में पकड़े गए, उससे पहले में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ने लगा कि फाइनली फाइनेंशियल कंडीशन जो फ्रांस की है वो डे बाय डे फॉल डाउन हो रही है. तो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए लुईस 16 ने तरह तरह की असेंबली हॉल में मेंशन करा लोगों को. तो बेसिकली यहाँ पे हम जान लेते पहले लुईस 16 थे कौन. हु वॉज लुईस 16? ये बाबन किंग फैमिली के लास्ट किंग माने गए जो फ्रांस के लास्ट हुए. और ये कहीं ना कहीं इनके बाद जो फ्रांस रेवोल्यूशन का जो मोनार्क सिस्टम था, जो राज सिस्टम था, जो राजाओं का जो सिस्टम था, ये उसके लास्ट शासक माने गए. इसके बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आ गया. बेसिकली ये एक बाबर फैमिली में पैदा हुए और इनकी जो वाइफ थी उनका जो नेम था वो था मैरी एंटोनी, जो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस थी, एक राजकुमारी थी. और इनको 1793 में ट्रेजन के अपराध में इन्हें क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था. बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ट्रेजन, ये वर्ड का मतलब क्या होता है बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा. तो लेट मी क्लियर यू गाइस, दिस वर्ड मीन्स टू बिट्रे फ्रॉम योर ओन कंट्री बाय योर ओन गवर्नमेंट. यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेजन वर्ड का मतलब होता है कि अपने ही देश संग गद्दारी करना, अपने सरकार के संग, अपने देशवासियों के संग. तो बेसिकली एक तरह का वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है गद्दारों के लिए जो अपने देश के संग गद्दारी करते हैं. और जब ये गिरफ्तार किए गए थे, एग्जीक्यूट किए गए थे 1793 में ट्रेजन के क्राइम के अंदर, तो इसके जस्ट 9 मंथ्स बाद इनकी जो वाइफ थी मैरी, इन्हें भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर दिया गया था, ग्लूटाइन कर दिया गया था सेम रिस्पॉन्स के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं क्या हुआ था अदर्स कंट्रीज से मिल के अपने देश के संग गद्दारी कर रहे थे. तो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन इज इनफ फॉर यू गाइस to understand who was Louis 16. Moving further to our next topic, the most important thing which is for which मैंने इस वीडियो को बनाया है, the topic is the outbreak of revolution. जब भी हम कोई भी क्रांति स्टार्ट करते तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत स्लो मोशन में चलती है, बट जब वो लोग क्रांति का जो मेन मुद्दा होता है, जब लोगों को अच्छे से पता चल जाता है, तो बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस रेवोल्यूशन में हमारे संग हो जाते हैं, जो कि कॉमन सी चीज़ है. और हम सभी लोग जानते हैं जब भी हम कोई बिजनेस, नॉर्मली जस्ट एज एन एग्जांपल, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर जब हम स्टार्टिंग में नई कॉपी पे लिखना स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट वी यूज्ड टू थिंक, व्हाट वी बेसिकली देखते हैं, हम वो ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में तो हम बहुत स्लो राइटिंग में लिखते हैं ना, बहुत खूबसूरत राइटिंग में, बट जैसे जैसे हमारी स्पीड बनती जाती है, जैसे जैसे उन कॉपीज़ के पेजेस ओल्ड होते जाते हैं, हमारी जो प्रोसेस होती है लिखने की और जो समझने की, वो डे बाय डे हमारी क्या होती है इंक्रीज़ होने लगती है. इसी तरह रेवोल्यूशन में भी क्या हुआ, एक सडन तो नहीं बट हाँ स्लो मोमेंट पे सडनली एक आउटब्रेक आया. वो क्या था, जब लुईस 16 ने कहा कि वो एक प्रपोजल रखना चाहते थे ताकि लोगों से टैक्सेस को बढ़ाया जा सके, जिससे कि जो कर्ज में और जो कमी हो रही है आर्मी की, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी. तो उन्होंने क्या किया कि ईस्ट स्टेट्स के 3 मेंबर्स में उन्होंने डिवाइड किया था ईस्ट स्टेट्स को. तो क्या था, पहला फर्स्ट ईस्ट स्टेट, सेकेंड ईस्ट स्टेट एंड द थर्ड ईस्ट स्टेट. तो इन 3 स्टेट में क्या था, फर्स्ट स्टेट में जो थे सबसे ज़्यादा रिच लोग थे, सेकंड में आपके आ जाते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स वगैरह आ जाते थे, और थर्ड ईस्ट स्टेट में क्या थे आपके जो नॉर्मल पीसेंट्स थे, कुछ एजुकेटेड लोग थे, कुछ आपके आर्टिशंस थे, इन लोग को इंक्लूड किया जाता था. तो उन्होंने फाइनली एक स्टार्ट किया कि हम एक असेंबली हॉल में लोगों को बुलाएंगे और वहाँ पे एक मीटिंग रखेंगे जहाँ पे डिस्कशन होगा. तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बी केयरफुल एंड लिसन इट केयरफुली, कहीं ना कहीं ये जो प्रपोजल उन्होंने रखा टैक्सेस को इंक्रीज करने का, ये सबसे बड़ा रीज़न बना किस चीज़ का, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन. द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, ये सबसे बड़ा रीज़न बना आउटब्रेक का.
सो बेसिकली मीटिंग कब हुई, किस लिए हुई, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हुए, इसका आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिला, वो इस पूरे वीडियो में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जब बात हिस्ट्री की हम करते हैं तो मेक श्योर कि आप हिस्ट्री की डेट्स, हिस्ट्री के हर एक पॉइंट्स को फिंगर पे काउंट करें। जब आपकी आदत हो जाएगी फिंगर पे काउंट करने की तो आपको हिस्ट्री का हर एक टॉपिक 1 बाय 1 एपिसोड बाय एपिसोड आपको याद रहेगा। तो प्लीज़ गाइस डू वॉच माई वीडियो वेरी केयरफुली, ओके, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू मेंटेन इन योर नोटबुक। सो बेसिकली लुई 16 जब प्रपोजल रखा था कि उन्होंने टैक्सेस उनको बढ़ाना है, तो उन्होंने एक मीटिंग को हेल्ड कराई, एक असेंबली हॉल में बुलाया जहाँ पे स्टेट जनरल्स की मीटिंग होनी थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट व्हेन दिस मीटिंग वाज हेल्ड, इट हेल्ड ऑन 5 मई 1789। कब हुई थी मीटिंग? 5 मई 1789 में। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज उस मीटिंग में कितने मेंबर्स आए थे? फर्स्ट ईस्ट स्टेट had 300 representatives, second east state had 300 representatives, and the third east state had total 600 representatives in the assembly hall. Means 300 plus 300 plus 600 is equals to 1200 members. तो बेसिकली उस मीटिंग में कितने लोग आए थे? 1200 मेंबर्स आए थे। लुई 16 के असेंबली का एक रूल था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो रूल क्या था कि वुमेन्स हो गए, आपके पीसेंट्स हो गए और आर्टिशंस हो गए, दे वर नॉट अलाउड इन द असेंबली हॉल। जब भी असेंबली होती थी, किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीजन को लेकर कोई भी मीटिंग हेल्ड की जाती थी, तो फ्रेंच का ये रूल था कि असेंबली हॉल में वुमेन्स, पीसेंट्स, आर्टिशंस वर नॉट अलाउड। Although if they are having any grievances, any request by the assembly members, तो वो क्या करते थे, अपने grievances को एक लिस्ट आउट करके हैंड ओवर कर देते थे थर्ड स्टेट को। तो बेसिकली जब 5 में ये जो डेट है, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रही है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, क्योंकि इसी डेट के दिन से आउटब्रेक स्टार्ट हुआ था। तो 5 में 1789 में जब सारे रिप्रेजेंटेटिव असेंबली हॉल में इकट्ठा हुए, तो जैसा मैंने पहले बताया कि वुमेन्स वर नॉट अलाउड, आर्टिसन एंड पीसेंट्स वर नॉट अलाउड, तो उनकी जो ग्रीवेंसेस, जो उनकी याचिकाएं होती थी, जो उनकी रिक्वेस्ट होती थी, तकरीबन 40,000 लेटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 40,000 लेटर्स वर गिवन टू द थर्ड स्टेट मेंबर्स, जो वो रिप्रेजेंट करते थे उनकी बातों को, ठीक है ना। तो उन्हें पर्सनली तो नहीं बुलाया जाता था, पर हाँ कहीं ना कहीं उनकी बातों को प्रूव करने के लिए, उनकी बातों को सुनाने के लिए वो लेटर्स में पेन डाउन कर देते थे, और ये जो लेटर्स होते थे वो रिप्रेजेंटेटिव हॉल्स में जाते थे। अब हम इसके बाद देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव हॉल तक तो हमें समझ में आ गया, असेंबली हॉल तक हमें समझ में आ गया कि बेसिकली 5 में 1789 में हुआ था। अब हम इसके आगे जानेंगे कि क्या हुआ तो उस असेंबली हॉल में, और ये रीज़न कैसे बना आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन का। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बनाई ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो वो चीज़ें ये हैं कि ऑन 5 में 1789 को क्या हुआ, मीटिंग हेल्ड हुई, ओके, मीटिंग हेल्ड हुई है आपकी, और उससे हमने क्या कहा, इट वॉज कॉल्ड एज एन असेंबली टू स्टेट जनरल। इस मीटिंग को किसने बुलाया था? लुई 16 ने बुलाया था, और असेंबली को क्या कहा गया था? स्टेट जनरल असेंबली कहा गया था। किस लिए बुलाया गया था? किसने बुलाया था? लुई 16 ने, ओके, लुई 16 ने बुलाया था, ओके। किस लिए बुलाया था? टू पास अ प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस, ताकि जो कर की जो विधि होती है, जो टैक्सेस के जो प्रपोजल्स होते हैं, उन्हें नए टैक्सेस को कैसे लागू करना है, इसलिए बुलाई गई थी इस मीटिंग को। वर्सली हॉल वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। क्या हुआ कि वर्साइल का एक जो हॉल था वो बुक किया गया, प्रिपेयर किया गया, ताकि वहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन आए थे, फर्स्ट स्टेट मेंबर्स आए थे, सेकंड ईस्ट स्टेट मेंबर्स आए थे, एंड थर्ड ईस्ट स्टेट मेंबर्स आए थे। फर्स्ट से आपके 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, सेकंड से आपके 300 थे, और थर्ड वन से आपके 600 मेंबर्स थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई वो तो हमने अभी तक डिस्कस के लिए मैंने पहले ही बता दिया। अब क्या था, उनके बैठने का तरीका भी डिफरेंट था, क्योंकि फर्स्ट ईस्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट कहीं ना कहीं एक दूसरे के लेवल को मैच कर जाते थे, बट द थर्ड स्टेट वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम। तो क्या हुआ, जब उनको बैठाया गया तो दे वर सीटेड इन अ रो, एक ऐसे रो में बैठे थे, वो एक ऐसी लाइन में बैठे थे कि वो एक दूसरे को फेस कर रहे थे, है ना। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जब एक रो में बैठे तो वो एक दूसरे के सामने होकर के बैठे कि वो एक दूसरे को अपोज कर रहे थे, फेस कर रहे थे, सॉरी अपोज नहीं,
फेस कर रहे थे, सेम डायरेक्शन में बैठे थे ताकि एक का फेस दूसरे के फेस के सामने हो। बट व्हेन इट कम्स टू थर्ड स्टेट, तो थर्ड स्टेट को क्या किया गया था, उनके पीछे खड़ा किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सिटिंग सिस्टम भी दिखाता है कि फ्रांस की हम जब बात करते हैं, लुई 16 के असेंबली हॉल की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं थर्ड स्टेट के संग डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस हो रहा था, कहीं ना कहीं उनके संग भी भेदभाव हो रहा था। और इम्पॉर्टेंट नोट्स में मैंने लिख ही दिया कि वुमेन्स वर नॉट अलाउड। तो ये असेंबली हॉल में सिटिंग सीन था कि वो कैसे बैठे थे, कितने लोग बैठे थे, किस वजह से बैठे थे, किस लिए आए थे। मूविंग फर्दर टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, तो इसके बाद क्या हुआ, ये स्क्रीनशॉट मैंने अपने एनसीईआरटी की बुक से लिया है और कहीं ना कहीं ये पैसेज जो पूरा डिफाइन कर देता है कि आउटब्रेक क्यों हुआ। वोटिंग इन द ईस्ट स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। जो वोटिंग सिस्टम हम बात करते हैं, जो वोट देने की प्रक्रिया की हम बात करते हैं, तो वो क्या था लुई 16 के टाइम में कि हर एक ईस्ट स्टेट जो होगा वो क्या करेगा, एक वोट देगा। क्या करेगा, एक वोट देगा। और यही प्रोसेस इस मीटिंग में भी असेंबली हॉल में लुई 16 ने फॉलो किया कि सेम प्रैक्टिस करते हैं हम, एक एक वोट हर एक ईस्ट स्टेट देगा। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड ईस्ट स्टेट, क्या हुआ, बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। पर यहाँ पे थर्ड स्टेट मेंबर्स ने क्या किया, क्योंकि कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, बात उनकी फ्रेटर्निटी, उनकी डिग्निटी, उनकी लिबर्टी की थी। तो यहाँ पे रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या मांग रखी इस असेंबली हॉल में कि वोटिंग सिस्टम भी जो होना चाहिए वो कंडक्ट होना चाहिए। मतलब कोई एक पर्सन या हेड जाके वोट नहीं करेगा, जो 600 मेंबर्स हैं, जो 300 मेंबर्स है प्लस 300 मेंबर्स हैं, सब लोग इक्वली सिंगल वोट करेंगे, हर एक कोई वोट करेगा। वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, मतलब हर एक मेंबर्स का वोट होगा, मतलब टोटल 1200 वोट्स डाले जाएंगे। This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly hall. क्या हुआ, उन्होंने जो नया और सबसे इम्पोर्टेंट था, ये स्टूडेंट्स, ये जो उन्होंने डिमांड की, ठीक है ना, ये जो उन्होंने डिमांड की कि हमें वोटिंग प्रोसेस में चेंजेस चाहिए, वो चेंज ये होंगे कि हर एक मेंबर्स कैन वोट, ये पॉसिबिलिटी दी जाए, ये प्रपोजल उन्होंने रखा। तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये सबसे इम्पोर्टेंट बना डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। क्यों, क्योंकि उनको मोनार्क सिस्टम से फ्रीडम चाहिए थी और कहीं ना कहीं फ्रेंच में एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम लाना था, एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना था, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था। और कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस रहा, जैसे आज हमारे देश में लागू है कि एवरीवन कैन वोट, इट डिपेंड्स ऑन अस टू whom we want to vote, कि हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किसको वोट करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डेमोक्रेटिक डिसीजन रहा। और जब राजा ने लुई 16 ने मना कर दिया, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या हुए, असेंबली हॉल से वॉकआउट करके उन्होंने असेंबली हॉल को छोड़ दिया। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, वंस अगेन बच्चा प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और उसको फिंगर पे काउंट करिए कि पहले क्या हुआ था। लुई 16 के बारे में मैंने बताया, दूसरा क्या हुआ था, मीटिंग आपकी 5th में 1789 में हुई थी, किस जगह हुई थी, क्यों हुई थी, कितने लोग आए थे, कौन लोग अलाउड नहीं थे। और यहाँ पे हो गया कि वो रिजेक्शन क्यों हुआ था, वो मूव आउट क्यों हुए थे। नाउ मूविंग फर्दर टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, कि जब वो वॉकआउट कर गया तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने उस रिप्रेजेंटेटिव हॉल को, उस असेंबली हॉल को छोड़ा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वो नया ज़रूर करते। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ किसकी, नेशनल असेंबली का, जहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स वर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस। रीज़न क्या था कि पहला और दूसरा स्टेट को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, जो भी था बर्डन, जितना भी भार जो था, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी टैक्सेस को पे करने के लिए, वो सब ला के रख दी गई थर्ड स्टेट पे। और जब ये डिबेट जो था कहीं पे भी नहीं पहुंचा, जो असेंबली हॉल में जब वो गैदर हुए थे और जब उन्हें कोई भी उसका कंक्लूजन नहीं मिला, तो क्या हुआ कि थर्ड स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो अब नेशनल असेंबली, मतलब अपनी खुद का एक असेंबली बनाएंगे, और उसका नाम उन्होंने दिया नेशनल असेंबली, कि वो अपने खुद के नियम बनाएंगे, अपने खुद के कानून बनाएंगे, ताकि उनका देश एक सही तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ सके। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो कहाँ पे गए, किन लोगों ने उनका साथ दिया, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। सो टेनिस कोर्ट ओथ, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो इससे रिलेटेड मैंने पिक्चर्स भी लगा रखी हैं ताकि मेरी जो स्लाइड्स है वो थोड़ी सी आपको कलरफुल दिखे, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग दिखे। तो क्या था टेनिस कोर्ट ओथ, ओथ मतलब क्या होता है, एनीवन, ओथ का मतलब होता है शपथ ग्रहण करना, ये शपथ लेना है। कहते हैं ना कि आज मैं शपथ खाता हूँ या खाती हूँ कि मैं आगे से ऐसा पालन करूँगी, अपने हर एक नियमों का, कानून का पालन करूँगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी एक शपथ खाई, क्या था,
The representative of the third state declared itself the National Assembly on 20th June 1789. कब उन्होंने अपनी जो नेशनल असेंबली जो फॉर्म किया वो कब फॉर्म किया? 20 जून 1789. मार्क दिस डेट एंड बी रिमेंबर कि उन्होंने क्या किया था? 5 मई को 1789 को उन्होंने क्या किया था? मीटिंग को छोड़ के निकले थे वो असेंबली हॉल की मीटिंग को, और फिर 20 जून को उन्होंने डिक्लेयर किया फॉर्मेशन किया अपनी नेशनल असेंबली का. They moved out of the General States meeting. They assembled in the Royal Tennis Court. कहाँ पे वो असेंबल की उन्होंने फिर मीटिंग को जब उन्होंने छोड़ा तो अपने लिए उन्होंने किस जगह को ढूंढा? रॉयल टेनिस कोर्ट. इस रॉयल टेनिस कोर्ट में वो खेलने नहीं गए थे. प्लीज मेक श्योर वो इस रॉयल टेनिस कोर्ट में वो खेलने नहीं गए थे वर्सिली की. वहाँ पे उन्होंने अपनी मीटिंग को हेल्ड किया. They took an oath that they would not disperse till they had drafted a constitution of France. उन्होंने एक शपथ ग्रहण की उस टेनिस कोर्ट में, रॉयल टेनिस कोर्ट में, कि वो उस जगह से तब तक नहीं हिलेंगे, तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो अपने देश के लिए एक संविधान गठित ना कर ले. अप टू व्हेन दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस. जब तक वो फ्रांस के लिए एक संविधान ना बना ले, एक संविधान को गठित ना कर ले, संविधान ना लिख ले, तब तक वो उस जगह से हिलेंगे भी नहीं. दे ऑल्सो प्लेस टू चेंज द किंग्स रूल. और उन्होंने इस चीज़ की भी शपथ ग्रहण की, इस चीज़ की भी प्रतिज्ञा ली. प्लेस का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना. इस चीज़ की प्रतिज्ञा ली कि कुछ भी हो जाए वो राजा के खिलाफ, उसके नियमों के खिलाफ रूल्स बनाएंगे. और दिस इंसिडेंट इज नोन एज टेनिस कोर्ट ओथ. और इसी टेनिस कोर्ट ओथ क्या है आपका? ये इंसिडेंट बना टेनिस कोर्ट ओथ का, कि जहाँ पर उन्होंने शपथ ग्रहण की थी कि वो उन्होंने नेशनल असेंबली फॉर्म की पहले अपनी 20 जून 1789 को. सेकेंड चीज़ क्या किया उन्होंने? एक शपथ ग्रहण की कि वो अपना खुद का खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे. और जो तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने प्लेज किया कि वो राजा के जो रूल्स हैं, जो मनार सिस्टम जो चला आ रहा है उसका वो ख़त्म करेंगे, पतन करेंगे राजा के खिलाफ जाके. और इसी इंसिडेंट को हमने नाम दिया टेनिस कोर्ट ओथ. अब हम इसके आगे बढ़ते. अब क्या हुआ? फिर से एक बार रिवाइंड कर देती हूँ कि 5 मई 1789 को वो असेंबली में गैदर किए. उसके बाद उनका वोटिंग सिस्टम जब फॉलो नहीं किया गया तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया. फिर उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की असेंबली नेशनल असेंबली के नाम से गठित किया 20 जून को. और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे शपथ ग्रहण की टेनिस कोर्ट ओथ पे. मूविंग फर्दर टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. इस पूरे के पूरे प्रोसेस में किन लोगों ने साथ दिया? मेरा व्यू और जो आपकी जो दो लोग इम्पोर्टेंट हैं वो आपके हैं. आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग वेल. ओके, जो दो लोग थे इम्पोर्टेंट वो एक थे मेरा ब्लू और दूसरे थे आपके एबीसी. मेरा ब्लू क्या थे? ऑल्दो ये नोबल फैमिली से थे. बात की जाती है ना, जब हम बात करते हैं ईस्ट स्टेट्स जनरल्स की, अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नोबल होते हैं वो सेकंड ईस्ट स्टेट के लोग होते हैं. ऑल्दो वो एक नोबल फैमिली में पैदा हुए, बट कहीं ना कहीं उन्होंने उस सोसाइटी को दूर रखते हुए, एक फीडल प्रिविलेज को दूर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया? नेशनल असेंबली के मेंबर्स का साथ दिया. उन्होंने कई तरह की जर्नल्स होते हैं ना, जो छोटी छोटी किताबें जो जर्नल्स हम छापते हैं. ही बॉट आउट अ जर्नल डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू द क्राउड्स एंड वर्सलीज. और जितने भी लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे उनको उत्तेजित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो एक जर्नल को छापते भी थे, कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचाते भी थे. बहुत पावरफुल स्पीच देते थे कि ताकि लोग उनकी बातों को समझ सकें, नेशनल असेंबली को और भी ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, ताकि जो मोनार्क सिस्टम है वो हट सके. और जो दूसरा पर्सन इस पूरे के पूरे प्रोसेस में नेशनल असेंबली के साथ था वो था एबीसी. ही वॉज ओरिजिनली अ प्रीस्ट. वो एक पादरी थे. अगर देखा जाए सही तरीके से तो वो एक पादरी थे. उन्हें कई तरह के इंफ्लुएंशियल पैम्पलेट्स लिखे. पैम्पलेट्स क्या होते हैं कि जब एक एडवर्टीजमेंट होता है ना ऑन पेपर, ये एक एडवर्टीजमेंट हम करते हैं, पैम्पलेट्स छापते हैं कि जैसे हम किसी कोचिंग सेंटर के लिए या किसी टीवी के लिए, किसी शोरूम के लिए जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये देखना चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा लिखें कि जनता हमारे शोरूम पर आए, हमारे शोरूम को विजिट करे. तो कहीं ना कहीं एबीसी जो थे वो बेसिकली एक प्रीस्ट थे, पर वो क्या करते थे? इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट्स भी लिखते थे ताकि लोगों तक थर्ड ईस्ट स्टेट की जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं वो पहुँचे. और उन्होंने इस पैम्पलेट्स का हेडिंग क्या दिया? व्हाट इज थर्ड ईस्ट स्टेट, कि ये तीसरा ईस्ट स्टेट है क्या. तो डियर स्टूडेंट्स, these two person literally played a very good role in the history of outbreak of revolution. Now moving further, अब इसके बाद क्या हुआ वो हम जानेंगे. सो फाइनली क्या होता है जब 80s होने लगती है तो लुईस 16 क्या होता है? घुटनों पे आ जाता है. उसने गिव अप कर दिया. क्या था? King Louis XVI ordered his soldiers to dispel the representative of the third state from the royal tennis court. The people got angry. They went on to break open the Bastille prison. Bastille was a state prison. People who opposed the king were kept in Bastille prison.
एंड इट वॉज अ सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होते हैं, जो शाही लोग होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, ऑटोक्रेट्स, ऑटोक्रेसी। They freed the prisoners and took control of the arms and ammunition stored in the prison. This was a symbolic revolt against the king. क्या कह रहा है ये, लुईस 16 गिव अप कैसे किया? जब वो किंग्स कोर्ट में थे, जब वो उस टेनिस कोर्ट में जब वो ओथ ले रहे थे, जब वो वहाँ पे अपने राज को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, तो उस टाइम किंग लुईस 16 ने ऑर्डर किया अपने सैनिकों से कि तुम जाओ और थर्ड स्टेट में जितने भी रॉयल टेनिस के जितने भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं सबको निकाल फेंको, सब पे अटैक करो। तो जब वो उनके सैनिक वहाँ पे पहुँचे, इससे रिलेटेड मैंने पिक्चर्स भी डाल रखी हैं, जब वो वहाँ पे पहुँचे तो कहीं ना कहीं जो लोग थे वहाँ पे उस असेंबली के, वो बहुत गुस्सा हुए। तो उन्होंने क्या किया, डस्टाइल की जो जेल थी, जो वहाँ पे क्या कहते, जो ऑटोक्रेसी की, जो राजा के खिलाफ जाया जो लोग जाते थे उन्हें वहाँ पे जेल में रखा जाता था। तो उन्होंने अपोजिशन में क्या किया, वहाँ के जाके उस जेल घर को खोल दिया। तो लोग कहीं ना कहीं क्या हुए, अपने आर्म्स को लेके, वहाँ पे जितने भी आर्म्स रखे हुए थे उनको लेके वो कहीं ना कहीं राजा के खिलाफ उतरे, और कहीं ना कहीं एक सिंबल बना। किस चीज़ का सिंबल बना? ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट। इट वॉज अ सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी। क्या थी ऑटोक्रेसी? क्या था कि लोग, शाही लोग ये सोचते थे कि जो उनके खिलाफ जाता था वो उन्हें पनिशमेंट देने की बजाय उन्हें जेल में रख देते थे। तो कहीं ना कहीं ये एक सिंबल था ऑटोक्रेसी का, और इस सिंबल को गिराया किन लोगों ने? थर्ड ईस्ट स्टेट वालों ने। दे फ्रीड द प्रिजनर्स। उन्होंने क्या किया, जितने भी कैदी थे उन्हें फ्री कर दिया, और जितने भी वहाँ पे आर्म्स थे, जितने भी वहाँ पे गन वगैरह जो भी रखी हुई थी उस टाइम के हिसाब से, उन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। और क्या किया उसके बाद, और कहीं ना कहीं ये जो रहा, यहाँ पे लोगों ने अपनी एक गुस्से को दिखाया, एक अपने उत्तेजनाओं को दिखाया कि हाउ मच डिसअपॉइंटेड दे आर बाय द किंग्स रूल, कि वो कितने डिसअपॉइंट थे कि एट अ टाइम आने पे उन्होंने क्या किया, अपने राजा के ही खिलाफ उतर गए। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रिवोल्ट बना। और क्या होता है कि इस टाइम में क्या होता है कि जब ये अटैक हुआ 14 जुलाई 1789 को, तो 14 जुलाई सेलिब्रेटेड एज नेशनल डे इन फ्रांस। तो उस टाइम क्या हुआ, किंग लुईस 16 अपने घुटने टेक दिए। जब उन्हें पता चला कि अब उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा है, तो उन्होंने अपने घुटने टेक दिया। और कहीं ना कहीं 14 जुलाई जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया। किस वजहों से? कहीं ना कहीं 14 जुलाई क्या हुआ, सेलिब्रेटेड नेशनल डे इन फ्रांस। फ्रांस में 14 जुलाई जो है वो नेशनल डे के नाम से मनाया जाता है, खुशी का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि उससे फाइनली मोनार्क सिस्टम खत्म हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फ्रांस में आया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे अच्छे से समझें। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज का ये टॉपिक मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। और जो मेरा थर्ड टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, वो ये रहेगा हाउ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कैसे जो फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में आया, हमें ये चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जी। सो प्लीज़ मेक श्योर टू मेक नोट्स ऑन योर नोटबुक एंड अच्छे से पढ़िए। जहाँ नहीं समझ में आए प्लीज़ मेक श्योर टू ड्रॉप अ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। बी अटेंटिव ड्यूरिंग मेकिंग नोट्स। हो सके तो इसका रिविजन आप ज़रूर करिए। This is all for today's video. I hope you guys literally enjoyed my video. So please don't forget to subscribe my channel, like my videos, and please do share my videos with others also. Thank you. Thanks a lot for watching my video.